क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए रिश्तों की बेयकीनी तबाही और बर्बादियों की हमेशा इब्तिदा होती है। होने वाला एक अजीबोगरीब वाकया। ये सब क्या है? हमारा, आपका, सबका मकसद एक है और वो मकसद ये है कि किसी भी तरह जराइम पेशा नासिर की सरकूबी की जाए। उसकी वजह यह है, अवामुन्नास जिस मसले से सबसे ज़्यादा परेशान है वो मसला ही ये है, जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। आइए सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात जो इस बार हुए वो हैं 96। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 374। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 17। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये मामलात हैं 9312। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज जो मामलात ज़िंदगी हम आपको दिखाना चाहते हैं वो आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात की निगाहों का मरकज़ होगा। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। यानी हम आपको बताएंगे कि आज के ये मामलात ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुए और अपने अंजाम तक कैसे पहुँचे। शुरू करते हैं आज की ये दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम अपने नाजरीन को हमेशा ही ऐसे होने वाले मामलात जराइम की बाबत आगाह करते हैं कि जो मजलूम अवाम पर अचानक ही एक उफ्तादा की मानद टूट पड़ते हैं। कोई समझ भी नहीं पाता कि आखिर ये सब क्या हो गया। ऐसे मजालिम अवामुन्नास के लिए पूरे मुआशरे में एक अज़ाब जान से कम नहीं। यही तमाम मसाइल अवाम को बिना किसी खता, बिना किसी कसूर के बर्दाश्त करने पड़ते हैं। आखिर क्यों? ऐसे में हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि हमें और आपको मिलकर इस मुआशरे से जराइम की इस आबियारी को खत्म करना होगा। और याद रखने की बात है कि अगर ऐसे मसाइल, मुश्किलात, परेशानियां जारी रहीं तो इस मुआशरे में वहशत और खलफशार का दौर दौरा कभी खत्म नहीं हो पाएगा। ऐसे ही तमाम जराइम के फैलते हुए मामलात आज हमें
मजबूरियों और बेबसी का शिकार बनाए जा रहे हैं। आज हम आपको ले आए हैं कसूर की जानिब, और इसी कसूर के इलाके बी डिवीजन की हुदूद में एक अनोखा वाकया सरजद हुआ। मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि मुल्जिम जितना भी सफा क्यों ना हो, जितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। यानी इलाके के लोगों में अचानक ही एक खबर जंगल के आग की तरह फैलने लगी कि फला इलाके में इंसानी जिस्म का एक टुकड़ा पड़ा है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बातू बोले। इसी इत्तला पर अहले इलाका उसी जानिब यकजा होने लगे। लड़का जी, आप जल्दी से आ जाएं। मिलने वाले इंसानी जिस्म के इस टुकड़े की बाबत फौरी तौर पर इलाका पुलिस को आगाह किया गया। यहां आने वाले पुलिस एहलकारों ने जब ये सारा मंजर देखा तो हैरान और परेशान होना एक फितरी अमल था। और इसके बाद फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाइयां शुरू कर दी गईं। आने वाले कानून के एहलकार ये सोचना समझना चाहते थे कि आखिर इंसानी जिस्म का ये टुकड़ा यहां कैसे पहुंचा। और अगर एक जिस्म का टुकड़ा यहां मौजूद है तो बाकी जिस्म के मजीद टुकड़े कहां होंगे। ये नाजरीन, ये हैरानियों और परेशानियों की पहली मंजिल थी, और इस मंजिल पर कानून के एहलकार मुस्तकिल उलझनों का शिकार हो गए। इन तमाम तर तफ्तीशी मामलात पर नजर रखते हुए कानून के एहलकारों ने यहां मौजूद लोगों से मुख्तलिफ किस्म की मालूमात हासिल करना शुरू कर दी। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि कोई भी इस इलाके में ऐसा शख्स गुमशुदा नहीं था जिसकी बाबत कोई शक शुबहात वाज़ेह होते। एहलकारों ने फौरी तौर पर मिलने वाले इस जिस्म के टुकड़े को अस्पताल की जानिब रवाना करने का इंतजाम करना शुरू कर दिया। मिलने वाले इस जिस्म के हिस्से की बाबत अब यहां खोज शुरू कर दी गई कि आखिर यह किसका हो सकता है। लेकिन तमाम तर करीबी थानों में मालूमात के बावजूद ये कुछ पता न चल सका किसकी लाश के टुकड़े हैं। ये याद रहे कि मिलने वाले जिस्म के इस टुकड़े से इस कदर ताफुन बरामद हो रहा था कि यहां किसी का खड़ा होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया। इसका मतलब ये साफ जाहिर था कि जिस्म के इस टुकड़े को
यहां पड़े कई दिन बीत चुके हैं। कानून के एहलकार इसी बात पर सर जोड़कर बैठ गए कि आखिर यह मामला क्या हो सकता है। हेलो, ह्यूमन टांग है? अच्छा, बाकी बॉडी पार्ट्स? रेस्क्यू डबल 1 डबल 2 की टीम्स मंगवाएं, एसएचओ से कहें खुद मौके पर रहें और क्राइम सीन की गाड़ी और साथ पीएफएसए को भी बुलवाएं और इसमें इस नाले का सर्च ऑपरेशन करवाएं, क्योंकि यकीनन अगर एक उज़्व अगर मिला है तो बाकी भी इंशाल्लाह हमें इसी नाले से ही बरामद हो जाएंगे। और इसमें कोशिश ये करें कि इसकी आइडेंटिटी किसी तरह सर हमें ज़रूर मिलना चाहिए। ये बड़ा हीनियस केस है, मैं खुद भी अभी मौका विजिट करता हूँ और एसपी इन्वेस्टिगेशन को भी भिजवाऊँ। इसी सिलसिले की तगदो शुरू हो गई कि अगर एक लाश का टुकड़ा यहां मौजूद है तो बाकी इस जिस्म के टुकड़े कहां होंगे, किस किस जगह होंगे और किसने इनको वहां तक पहुंचाया। तमाम तर तफसीलात यकजा करते करते इन एहलकारों तक एक अहम तरीन पैगाम आ पहुंचा, जिसमें यह बताया गया कि नादिरा नाम की एक खातून है जिसने इस पूरे खेल को तमाशा बना दिया। यानी नादिरा नाम की खातून ने जिस शख्स से शादी की और वहां से शादी करने के बाद वो आकर यहां इसी इलाके में रिहाइश पजीर हो गई। उसके कुछ अरसे बाद इसके शौहर का एक दोस्त जिसका आना जाना इस घर में शुरू हुआ और फिर तसलसल के साथ उसकी आमद और रवानगी जारी रही। इस आमद और रवानगी के दरमियान आने वाले नए शख्स का असर और रसूख इस घर में बढ़ना शुरू हो गया। जो नादिरा का शौहर था उसे ये बात हरगिज गवारा न हुई और फिर यहां से तल्ख कलामी आने वाले अपने दोस्त को इसने साफ लफ्जों में कह दिया कि तुम्हारा आना जाना मुझे मेरे घर में पसंद नहीं है और तुम ना आया करो। लेकिन नाजरीन, घर की खातून खाना इस बात के दरमियान आ गईं और नादिरा ने साफ तौर पर कहना शुरू कर दिया कि इसको आने से यहां कोई नहीं रोक सकता, बस ये मेरा फैसला है। और इस गुफ्तगू के बाद आपस में रंजिशें और बढ़ना शुरू हो गईं और इन रंजिशों ने आखिरकार नादिरा का घर तबाह बर्बाद करना शुरू कर दिया। वो रूठ कर अपने घर चली गई और वहां जाने के बाद अपने शौहर से अलहदगी का मुतालबा कर दिया। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड अभी जारी सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, एक बार फिर हम आप सबको ले जा रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की जानिब। यानी जहां से हमने इस एपिसोड को रोका था वहीं से एक बार फिर शुरू कर रहे हैं CMW। तमाम तर तफसीलात यकजा करते करते इन एहलकारों तक एक अहम तरीन पैगाम आ पहुंचा, जिसमें यह बताया गया कि नादिरा नाम की एक खातून है जिसने इस पूरे खेल को तमाशा बना दिया। यानी नादिरा नाम की खातून ने जिस शख्स से शादी की और वहां से शादी करने के बाद वो आकर यहां इसी इलाके में रिहाइश पजीर हो गई। उसके कुछ अरसे बाद इसके शौहर का एक दोस्त जिसका आना जाना इस घर में शुरू हुआ और फिर तसलसल के साथ उसकी आमद और रवानगी जारी रही। इस आमद और रवानगी के दरमियान
आने वाले नए शख्स का असर और रसूख इस घर में बढ़ना शुरू हो गया। जो नादिरा का शौहर था उसे ये बात हरगिज गवारा न हुई और फिर यहां से तल्ख कलामी। आने वाले अपने दोस्त को इसने साफ लफ्जों में कह दिया कि तुम्हारा आना जाना मुझे मेरे घर में पसंद नहीं है और तुम ना आया करो। लेकिन नाजरीन, घर की खातून खाना इस बात के दरमियान आ गईं और नादिरा ने साफ तौर पर कहना शुरू कर दिया कि इसको आने से यहां कोई नहीं रोक सकता, बस ये मेरा फैसला है। और इस गुफ्तगू के बाद आपस में रंजिशें और बढ़ना शुरू हो गईं और इन रंजिशों ने आखिरकार नादिरा का घर तबाह बर्बाद करना शुरू कर दिया। वो रूठकर अपने घर चली गई। और वहां जाने के बाद अपने शौहर से अलहदगी का मुतालबा कर दिया। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। आखिरकार मजबूर होकर शौहर ने नादिरा को अपनी जिंदगी से अलहदा कर दिया। ये जिंदगी की राहें इसी तरह नादिरा को नहीं मालूम किस जानिब ले जा रही थीं और वो बिना सोचे समझे, बिना देखे भाले उन राहों पर गामसन हो गई। नाजरीन, एक जानिब तो नादिरा का अमल और किरदार था और दूसरी जानिब आइना के बाद आपने किसी को नहीं बताना, हम मिलते हैं जुलते हैं, ठीक है? आइन बस किसी को पता ना चले। तो वो जो अहमद है ना, उसकी मैंने मेडिसिन लाने के आपको कहा था, आप लेके आए? ऐसे ही है। क्यों नहीं? कहाँ में नहीं मिला? आपने क्यों ही नहीं कहा? ढूंढा ही नहीं होगा। तो आपका मियाँ किधर है? वो तो बाहर ही गया है। हाँ, उसने आपको देखा तो नहीं आते हुए? नहीं। ठीक है। ठीक है। एक मिनट। ध्यान से। और फिर एक दिन नादिरा के साबिक शौहर ने तमाम तर बनाए हुए अपने एक नए प्लान को तरतीब देना शुरू कर दिया। यानी इन दोनों दोस्तों के दरमियान नफरतें इस इंतहा को जा पहुंची कि एक दिन इस शख्स ने नशावर अद्वियात अपने दोस्त को दे दी और वो मगन होकर बेहोश हो गया। इसके बाद यह हुआ कि इसने अपने दोस्त की जान ले ली। और यह किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि यह सोचने लगा कि मैं इस लाश को किस तरह ठिकाने लगाऊं। बहुत कुछ सोचने समझने के बाद इसने एक नया फैसला कर लिया। इसने सोचा कि इस भारी भरकम लाश को मैं कहां ठिकाने लगाऊं, और यही सोचता रह गया। वक्त आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आगे की जानिब बढ़ता चला गया। इसके बाद नाजरीन, ये दुश्मनी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि
गुस्से, नफरत और जुनून ने इस शख्स को और बेकरार कर दिया और इसके बाद इसने ये तय किया कि पूरी लाश तो मैं यहां से उठा नहीं सकता। हाँ, एक काम कर सकता हूं कि इस लाश के टुकड़े टुकड़े करके मैं मुख्तलिफ जगहों पर बिखेर दूंगा ताकि किसी को इस बात का गुमान भी न हो कि ये किसकी लाश है। आप सोचिए तो सही दोस्तों कि आज ये मुआशरा किस मोड़ पर खड़ा है। नफरतें किस तरह परवान चढ़ रही हैं कि इंसान इंसानियत की हुदूद से बाहर निकल गया। ਤਿੰਨ ਦੀ ਫਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫਾਈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਸ लास्ट डेट तो मैं गया सी उन्हें फाइनल करके पेश करना ये चीज़ लेके इन दोनों के दरमियान में आपस में रंजिश पैदा होगी। इस रंजिश को देखते हुए इसने ना मुख्तलिफ औकात में इस औरत को फ़ोन करके थ्रेट करना शुरू कर दिया और ये कचहरी में भी इसका पीछा करता था, उधर चला जाता था, कभी इसको धमकियाँ देता था, कभी इसको धक्के देता था, जो भी होता लोगों से मिलने से मना करता था। वो चूँकि इससे पैसे वैसे उसने काफ़ी खाए हुए थे तो वो ज़्यादा इस पर वो मसलन नहीं करती, लेकिन बाद में कुछ वकील उसके साथ ऐड हो गए और उन्होंने इसको कहा कि हम इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ करवाते हैं। ये सारे पर्चे फिर वकीलों ने करवाए हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ हकीकत ज़रूर है क्योंकि वो बंदा मेंटली जो है ना बहुत ज़्यादा टची हो चुका है उसके बारे में। कानून के एहलकार तलाश और जुस्तजू के बाद आखिरकार उस मोड़ पर आ पहुंचे कि जहां नादिरा ने अपने पहले शौहर को छोड़कर उसके दोस्त से दूसरी शादी रचा ली और यही नफरतें इसके दोस्त को उस बामे उरूज पर ले गईं जहां से नफरतों का एक अलाव रोशन हो गया। गुजरते हुए वक्त के साथ साथ इसने अपने दोस्त को किस तरह मौत के घाट उतारा हमने आपको बता दिया। और नाजरीन, इस पूरे मामले, इस पूरे वक़ूए के बाद उस लाश के टुकड़े अब अलग अलग पहुंचाना इसके लिए एक मुश्किल नहीं, नामुमकिन मरहला बन गया। बहरहाल इसने किसी भी तरह जिस्म के मुख्तलिफ टुकड़ों को, मुख्तलिफ आज़ा को मुख्तलिफ मकामात पर फेंक दिया ताकि कोई ये जान ही ना पाए कि ये कौन शख्स था, किस तरह मरा और किस तरह यहाँ तक पहुँचा। लेकिन जुर्म जुर्म होता है और याद रखने की बात है कि जुर्म अपने निशानात जरूर छोड़ जाता है। यहां भी इस पूरे वक़ूए में यही हुआ। और वो निशान इस तरह छोड़ा कि कानून के एहलकार कत्ल होने वाले शख्स के मोबाइल नंबर तक जा पहुंचे और उस मोबाइल नंबर को जब मुस्तकिल ट्रेस किया जाने लगा तो एक दिन कत्ल होने वाले शख्स की सिम
एक फोन में ऑन हो गई। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड अभी जारी व सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड जिस मोड़ पर रोका था वहीं से हम आप सबके लिए एक बार फिर शुरू कर रहे हैं आज के जुर्म की दास्तान। हेलो। ह्यूमन टांग है। अच्छा, बाकी बॉडी पार्ट्स गुजरते हुए वक्त के साथ साथ इसने अपने दोस्त को किस तरह मौत के घाट उतारा, हमने आपको बता दिया। और नाजरीन, इस पूरे मामले, इस पूरे वक़ूए के बाद उस लाश के टुकड़े अब अलग अलग पहुंचाना इसके लिए एक मुश्किल नहीं, नामुमकिन मरहला बन गया। बहरहाल इसने किसी भी तरह जिस्म के मुख्तलिफ टुकड़ों को, मुख्तलिफ आज़ा को मुख्तलिफ मकामात पर फेंक दिया ताकि कोई ये जान ही ना पाए कि ये कौन शख्स था, किस तरह मरा और किस तरह यहाँ तक पहुंचा। लेकिन जुर्म जुर्म होता है और याद रखने की बात है कि जुर्म अपने निशानात जरूर छोड़ जाता है। यहां भी इस पूरे वक़ूए में यही हुआ। और वो निशान इस तरह छोड़ा कि कानून के एहलकार कत्ल होने वाले शख्स के मोबाइल नंबर तक जा पहुंचे और उस मोबाइल नंबर को जब मुस्तकिल ट्रेस किया जाने लगा तो एक दिन कत्ल होने वाले शख्स की सिम एक फोन में ऑन हो गई। कानून के एहलकारों ने तमाम तर तहकीक व तफ्तीश के बाद उस शख्स को हिरासत में ले लिया कि जो इसका साबिका दोस्त था। और वो शख्स कानून की तहवील में आ गया जिसने ये पूरी कार्रवाई को मंजिल तक पहुंचाया।
यानी अपनी नफरतों को सुकून पहुंचाने की खातिर वो उस मंजिल तक जा पहुंचा जो तबाहियों और बर्बादियों का पेश खेमा बन गई। यूं जानिए कि एक औरत ने अपना पहला शौहर छोड़ा और उसी के दोस्त से दूसरी शादी रचा ली, और उसके बाद इंतहा यह हुई कि वो इसका साबिका शौहर दोबारा अपनी औलाद से मिलने की खातिर इसके घर आना जाना शुरू कर चुका था। और उसके बाद एक लम्हा वो आ गया कि जहां पहला शौहर और साबिका शौहर दोनों एक साथ एक ही घर में रहने लगे उस खातून के साथ, और हैरान कुन मामलात इस खातून की जिंदगी में हिचकोले खाने लगे। उसके बाद एक शख्स मौत की नींद सुला दिया गया। कानून के एहलकारों ने जब इब्तदाई तफ्तीश का आगाज किया तो हम आपको बताते हैं कि जरा गौर से सुनिएगा। हमारे इलाके थाना बी डिवीज़न में मौरखा 24/8/2024 को 15 पे कॉल मसूल होती है कि एक गंदा नाला जो हमारे इलाके में मौजूद है उसके किनारे पे इंसानी लाश की एक टांग जो पड़ी हुई है। पुलिस इस इत्तला पे फ़ौरन मौके पे रिस्पॉन्ड करती है और जो डेड बॉडी का एक टुकड़ा यानी कि टांग वहाँ पे मौजूद होती है उसको कब्ज़ा पुलिस में लेके DHQ हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। और इस बात को कि यहाँ पे एक कत्ल हुआ है मद्देनज़र रखते हुए एक स्पेशल टीम तश्कील दी जाती है। DPO साहब इस पर खसूसी नोटिस लेते हुए एक टीम तश्कील देते हैं जिसने अपनी इलाके में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को शुरू किया। जो डेड बॉडी थी उसकी शनाख्त इजाज़ नाम के बंदे से हुई जो कि साहिवाल का रिहायशी था, और उसके शनाख्ती कार्ड की मदद से इजाज़ के टेलीफोन नंबर्स हासिल किए गए और उनकी CDRs ली गई। तो ये बात सामने आई और इजाज़ के मुर्सा से भी रब्ता किया गया। तो ये बात सामने आई कि इजाज़ जो है वो साहिवाल का रिहायशी था और वो कसूर में नादरा नामी औरत के साथ शादी के बाद कसूर में ही रिहाइश पजीर था। मज़ीद ये बात भी सामने आई कि इजाज़ जो है उसके फ़ोन नंबर का रब्ता मुख्तलिफ़ लोगों के साथ पाया गया जिसमें एक मशकूक सैफुल्लाह उर्फ इमरान भी मौजूद था। और मज़ीद सैफुल्लाह और दीगर लोगों से ये बात सामने आई कि जो नादरा नामी औरत है उसके साथ इजाज़ ने शादी की थी और वो दोनों इधर कसूर में रिहाइश पजीर थे, और इस दौरान जो सैफुल्लाह है वो भी इनके घर उसका आना जाना था और नादरा ने अपने ताल्लुकात सैफुल्लाह के साथ इस्तवार कर लिए और नादरा ने तल्लकात की बिनाद पर अपना इजाज़ से तलाक ले ली और सैफुल्लाह से शादी कर ली। सैफुल्लाह नादरा के साथ रिहाइश पजीर हो गया और उन्होंने इजाज़ को घर से निकाल दिया। इजाज़ के बतन से एक बच्चा जो है नादरा का था बेटा, तो इजाज़ ने अपने बेटे की वजह से नादरा से रिक्वेस्ट की कि क्योंकि मेरा बेटा आपके पास है तो मैं वक्तन फ़वक्तन अपने बेटे से मिलने के लिए आपके घर आने की इजाज़त चाहता हूँ। तो नादरा ने उसको इजाज़त दे दी। लेटर ऑन इजाज़ ने अपना सैफुल्लाह से भी अपने दोस्ती वगैरह बना ली और उससे भी बात की कि मेरा बेटा चूँकि नादरा के वतन से है तो मैं वक्तन फ़वक्तन अपने बेटे से मिलने आना चाहता हूँ। सैफ़ ने भी उसको इजाज़त दे दी। तो इजाज़ सैफ़ और नादरा वक्तन फ़वक्तन आपस में मिलते रहते थे। इजाज़ ने लेटर ऑन उसी घर में ही रिहाइश रख ली जिसमें नादरा और सैफुल्लाह रिहाइश पजीर थे, और ये किराए का मकान था, बल्कि घर का जो किराया था वो आधा सैफुल्लाह ने देना शुरू कर दिया और आधा इमरान ने देना शुरू कर दिया। इसी वक्त गुजरने के साथ साथ जो इजाज़ मकतूल था उसने नादरा जो उसकी साबका बीवी थी उसके साथ जिस्मानी तल्लुकात दोबारा इस्तवार कर लिए। यानी कि एक ही वक्त में जो नादरा थी उसने अपने साबका शौहर इजाज़ और मौजूदा शौहर सैफुल्लाह से अपने जिस्मानी तल्लुकात कायम कर लिए। सैफुल्लाह को इस बात की कोई शक पड़ा तो उसने इजाज़ वगैरह से झगड़ा किया और नादरा को भी डांटा। तो नादरा नाराज़ होकर वापस साहिवाल अपने आबाई इलाके में अपने वालिदैन के पास चली गई और पीछे से सैफ़ ने अपना इजाज़ जो मकतूल था उसको नशा आवर चीज़ पिला के तो उसको कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद 3 दिन जो उसकी डेड बॉडी है वो किराए के घर के अंदर पड़ी रही और सैफ़ जो बाहर सड़कों पे 3 रातें गुजारता रहा। इस दौरान उसने डेड बॉडी को शिफ्ट करने के लिए कोशिश की और उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन डेड बॉडी चूँकि भारी थी
और सैफुल्लाह की जिस्मानी जो हालत थी वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी, एक कमज़ोर जिस्म का मालिक था। उसने फिर ये एक मंसूबा बनाया कि उसने एक चाकू की मदद से, तेज़धार आले की मदद से जो इजाज़ मकतूल की डेड बॉडी थी उसके 7-8 पार्ट्स कर दिए, और पार्ट्स जो थे उनको वक्तन फ़वक्तन एक एक करके इलाके में मुख्तलिफ मकामात पे फेंक दिया। यही जो एक पार्ट्स था, फर्स्टली जो उधर डिस्क्लोज़ हुआ, 15 पे कॉल हुई और बाकी पार्ट्स भी मिल गए। तो उसके बाद ये हुआ कि जो मकतूल इजाज़ था उसका मोबाइल फ़ोन कातिल सैफुल्लाह ने अपने कब्ज़े में लेकर उसकी सिमें निकाल कर अपनी जेब में डाल ली, और जो उसका मोबाइल था उसको इलाके में दूर दराज किसी मकाम पे फेंक दिया। तो एक्सीडेंटली सैफुल्लाह ने एक दिन अपने मोबाइल की सिमें निकाल के अपनी जेब में डाली और गलती से जो इमरान इजाज़ मकतूल था उसकी सिम अपने फ़ोन में इंसर्ट कर ली। क्योंकि पुलिस ऑलरेडी इस केस पे काम कर रही थी, उसने इजाज़ मकतूल की तमाम सिमों का डाटा निकलवाया। तो उसमें से वकूए के बाद इजाज़ मकतूल की एक सिम का ऑन होना पाया गया, बल्कि उसका जो इमी था वो वही इमी था जो अपना कातिल सैफुल्लाह के इस्तेमाल में था। उसी में इजाज़ की मकतूल की सिम जब ऑन हुई तो पुलिस ने शक की बिनाद पर सैफुल्लाह मशकूक शख्स जो उस घर का उसके साथ नादरा का शौहर था और उसके साथ रिहाइश पजीर था, उसको हिरासत में लेके जब इंटेरोगेशन की तो उसने थोड़ी ही देर में इस वकूए का इंकशाफ कर दिया कि उसने किस बुनियाद पर इजाज़ को कत्ल किया और कैसे कत्ल किया और कहाँ डेड बॉडी के साथ क्या कुछ किया और कहाँ कहाँ उसके पार्ट्स फेंके। यहाँ हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि जिनके साथ ऐसे मसाइल दरपेश हों, ऐसे मामलात दरपेश हों, तो फौरी तौर पर उन्हें अपने बुजुर्गों से, अपने अजीज रिश्तेदारों से, कराबतदारों से या अपने दोस्तों से मशवरा जरूर करना चाहिए कि उसे क्या करना है। और इसी मशवरा न करने की वजह किस तरह आपकी निगाहों के सामने है कि बर्बादियां और तबाहियां इस घर का मुकद्दर बन गईं। एक शख्स मौत के घाट उतार दिया गया, दूसरा कातिल बन गया, और क्या कुछ हुआ ये सब आपने देखा। सर, जुर्म का अंजाम जो है सिर्फ तबाही और बर्बादी और कुछ भी नहीं। हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि जराइम पेशा अनासर जितने भी हैं उनको कभी बैठ के तन्हाई में सोचना चाहिए कि आखिर वो किस राह पर चल रहे हैं। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने आज के मामलात ज़िंदगी को देखा। हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात को बस यही तो कहते हैं कि खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है। cmw@ARYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।